अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो ये नीचे जो तीन आर्टिकल हैं ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। द कन्विक्शन एंड आफ्टर चेंजिंग इंडिया, उसके बाद इसराइल ईबर हेल्प्स। सो अगर हम बात करें वन बाय वन इनके ऊपर, तो बेसिकली जो ऊपर वाला आर्टिकल है अबर्निंग द पीपल ऑफ गाजा, तो ये बेसिकली इसराइल एबर हेल्स में ही ऑलमोस्ट ये डिस्कस हो जाता है, जो इसमें वो मेन आइडिया डिस्कस कर रही हैं। हम स्टार्ट करते हैं जाहिद हुसैन साहब के आर्टिकल से। तो जिस तरह मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे इनकी समरी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कोई मैं आपको इसकी सिंटेक्स या एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा होता। इंशाल्लाह उसके रिलेटेड भी आपको जल्द ही वीडियो मिलेगी कि किस तरह से अ, इसको लिखा जाता है और क्या इसमें इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, लाइक राइटिंग के अकॉर्डिंग जी। बेसिकली इसमें जो राइटर है वो प्योरली बात करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, जिसमें अगर हम बात करें तो जो रिसेंटली कन्विक्शन हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और वो बताता है राइटर कि बेसिकली ये जो हुई ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की वायलेशन की वजह से हुई। फिर उसके बाद जो एक साइफर था, ठीक है, उसको अ, उसको जो डिस्क्लोज किया गया उसकी वजह से, एंड उसकी वजह से जी जो हमारे अमेरिका के साथ जो रिलेशंस थे वो खराब हुए, वो भी इसमें इस एलिगेशन में शामिल था। सो वो जी राइटर क्या करता है इसमें बेटा, राइटर वो इमरान खान साहब के और शाह मोहम्मद कैशी साहब के जो कंडक्ट था, और इस तरह से किसी कंट्री के साथ आप अपने रिलेशंस खराब करें, स्पेशली एक ऐसी कंट्री जो सुपर पावर हो, तो वो इस पूरे के पूरे कंडक्ट को, उनके इस बिहेवियर को वो कंडेम करता है। वो कहता है कि डेफिनेटली ये कमेंडेबल बिहेवियर नहीं था। और इसके साथ साथ वो कुछ और चीज़ों के ऊपर भी बात करता है। वो बात करता है कि इलेक्शन से पहले ये सब होना हमें माजी की याद दिलाता है कि किस तरह से माजी में भी लीडरों के अगेंस्ट इसी तरह होता आया है इलेक्शन से पहले। जिस तरह आप 2017 में नवाज शरीफ की बात कर लें, फिर उससे पहले भुट्टो खानदान की बात कर लें, ऐसा होता है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हाँ, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑफिशियल सेक्रेट सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो सजा दी जा रही है, ये पहली दफ़ा हो रहा है। आप इसको पहली दफ़ा कह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कंसीडर करें कि इमरान खान साहब के साथ ये पहली दफा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बाकी राइटर कहता है कि आप जो ट्रायल है आप उसको कह सकते हैं मिस ट्रायल हुआ, लेकिन किसी भी तरह से जो साइफर केस को लेके जो इमरान खान साहब का बिहेव था उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एंड फिर राइटर बात करता है कि जो पाकिस्तान की, स्पेशली क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रही हैं, तो डेफिनेटली एक ये ऑलरेडी एक रिग्ड इलेक्शंस हैं, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस वे में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट क्या होगा। फिर इसके साथ साथ राइटर बात करता है कि ये जो पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान के, ये उनकी तरफ से ये जो काम करवाया गया है अगेंस्ट द पीटीआई या पीटी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि ये उनके वोटर्स को डीमोरलाइज करने के लिए हो, और या फिर उनकी इससे ये भी हो सकता है, इसकी दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनके जो वोटर्स हों वो मोटिवेटेड हों और एक अच्छा टर्नआउट के साथ वो पीटीआई को जितवा दे। सो ये इसको हम 10% तक, राइटर कहता है कि हम चांस दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 90% यही है कि वो डी मोटिवेटेड होंगे जी। फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो इन सब के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सिविलियन लोग हैं उनका अपना एक व्यू है, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का अपना एक व्यू है। और डेफिनेटली इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। जबकि हम रिसेंटली जो इंटरेक्शन हुई आर्मी चीफ की स्टूडेंट्स के साथ, उसमें ये लगता है कि आर्मी चीफ, यानी कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी एक अपनी डॉक्ट्राइन है जिसके तहत वो इन सब चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको वो राइट नहीं देंगे या वो पावर नहीं देंगे जिसकी बेस जो इन चीज़ों के ऊपर एक्शंस ले सके। सो इसी तरह से ये पहले भी होता है, बाजवा की डॉक्ट्राइन में भी ऐसे ही हुआ जब इमरान खान साहब को लाया गया था। तो राइटर इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करता है, और एंड पे वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली इसमें एंड पे पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तानियों का नुकसान होगा, जो गरीब लोग हैं बेसिकली उनका नुकसान होगा।
तो इस जो आर्टिकल में जी इसके रिलेटेड बात की जाती है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें चेंजिंग इंडिया। इंडिया का जो बदलती हुई सूरत हाल है, डेफिनेटली वो एक सेकुलर कंट्री से रिट्रीट हो रहा है टूवर्ड्स रिलीजियस कंट्री, और वो भी हिंदुत्व के एक नज़रिए के ऊपर। तो राइटर इसके ऊपर बात करते हैं। अब वो कहते हैं दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो डेफिनेटली वो अपनी सेकुलर साख होता जा रहा है, और दूसरा जो उसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त वो डेफिनेटली फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5 में वो लाई करता है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जी। एंड डेफिनेटली मोदी जो पहले भी पावर में आया तो उसने जो कम्युनल्स जो चीज़ें थी उसको उसने उस टेंशन को इग्नेट किया, उस टेंशन को जी, और वो पावर में आया। फिर वो कुछ यहाँ पे बात करते हैं कि जो मोदी, जो बीजेपी के लीडर्स हैं या जो बीजेपी की इस वक्त करंट लीडरशिप है, वो सारी की सारी आरएसएस के साथ अलाइज है। और आरएसएस एक वन टाइप ऑफ मिलिशिया है जो अपनी रिलीजियस को आगे लेके चलना चाहते हैं। उनके व्यूज ये हैं कि जो अदर मिनॉरिटीज हैं उनको तो सिटीजन होने का भी हक नहीं है, सिर्फ हिंदू सुपीरियर हैं और बाकी सब जो हैं वो इन्फीरियर हैं। जो कि ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया में। एंड फर्दर हम बात करें तो जो राम टेम्पल की एक ऑफिशियल कंसेक्रेशन हुई है अयोध्या में, फिर उसके लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए, और फिर बीजेपी के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेके चल रही हैं। फिर वो किस तरह से कह रही हैं कि जो दूसरी मॉस्क्स हैं वहाँ पे भी टेम्पल्स होने चाहिए। एंड ये सब चीज़ें जी इंडिया को सख्त जो एक नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर जो कश्मीर की एनेक्सेशन थी वहाँ पे जेनोसाइड जो उनकी एक मंसूबे चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग राइटर इसमें बात करता है। फिर वो बात करता है कि इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो चीज़ों को लेके चल रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अपनी जो उनके हमसाए हैं उनके साथ वो अच्छा रिलेशन नहीं चाह रहा है। और फर्दर वो यहाँ पे राइटर जो है वो ईरान पाकिस्तान का जो रिसेंट एक कॉन्फ्लिक्ट था उसके ऊपर बात करते हैं। एंड इसके साथ साथ जी आईएमएफ की एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बताता है कि इंडिया की जीडीपी 2023 में 3.73 ट्रिलियन डॉलर थी, और पाकिस्तान की 341 बिलियन डॉलर थी। उनकी ट्रिलियन जी। फिर इसी तरह से पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट है वो 10.3 बिलियन डॉलर है, यानी कि 10.3 बिलियन डॉलर, और इंडिया का 81.4 बिलियन डॉलर है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक गैप है जी। तो पाकिस्तान को इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए एक प्रूडेंट अप्रोच के साथ मूव करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल करने के लिए जो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान के हैं, इनको हासिल करने के लिए पाकिस्तान को एक प्रॉपर टैक्टिक्स की बजाय एक स्ट्रेटेजी के साथ मूव करना पड़ेगा। सो ये था हमारा जी सेकंड आर्टिकल। और तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है इसराइल इबर अलायंस के बारे में जी, जिसमें रिसेंटली यूएनआरडब्ल्यूओ के जो बेसिकली रिलीफ एक यूनिट है यूनाइटेड नेशन का पैलेस्टीन में, तो उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए इसराइल की तरफ से। और कहा गया जी कि ये जो 8 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो जुल्म हुआ है साउथर्न इसराइल में, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग हमास की तरफ से उनको अगवा करके ले गए। तो इन सब में जो यूएनआरडब्ल्यू की एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी इसमें शामिल हैं बेसिकली। फिर इसके साथ साथ कुछ राइटर हिस्ट्री के बारे में बताता है। फिर वो बताता है किस तरह से यूएसए और जर्मनी ने और जो वेस्टर्न नेशंस थी जो यूएनओ को इमदाद दे रही थी, फंडिंग कर रही थी, उन्होंने वो सस्पेंड कर दी है। और ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, इनके अगेंस्ट जो इसराइल ने इल्ज़ामात लगाए। और फिर रिसेंटली जो अमेरिका के जॉर्डन के करीब, इराक के करीब जो मिलिट्री बेसिस थी उसके ऊपर जो हमले हुए, उसका भी इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया गया? ईरानियंस के ऊपर। एंड राइटर इट्स कंसिडर कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो आईसीजे का एक डिसीजन है उसको उसको डाइवर्ट करने के लिए हैं। और इसराइल की जो जेनोसिडल एक उसका एक्ट है उसको जस्ट एक्सपोर्ट देने के लिए है, नथिंग एल्स। और ये अटेंशन को फोकस जो इसराइल की तरफ है उसको डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एंड फर्दर यूएनओ आरडब्ल्यूए के
जो मेंबर्स हैं वो मोर देन 9 मेंबर्स हैं, उनको देखो 0.01% बनते हैं। सो उनको जी उनकी बेसिस के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनने अपनी जो एड है वो पीछे कर ली है, जिसकी वजह से उसकी जो पोटेंशियल जो दूसरी कंट्रीज में भी वो रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, तो उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू राइटर जी। फिर वो कुछ बात करता है कि किस तरह से आज से 80 साल पहले के जो ये सब कुछ हुआ था, और फिर जो लाइक इसराइल सॉरी ज्यूस के साथ जो हिटलर ने किया था, सेम उसी तरह से, जस्ट वे डिफरेंट है। और उन्हीं तमाम चीज़ों के साथ इसराइल जो है वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। सो इसरा जो ज्यूस हैं उन्होंने अपने उस हिटलर के इल्ज़ाम जो उसका अंजाम हुआ उससे कुछ नहीं सीखा, एंड वो भी खुद भी इससे अभी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। वो इस जेनोसिडल एक्ट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। एंड फर्दर अफ्रीका को जो अफ्रीका वहाँ पे केस लेके गया उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और फिर इसके साथ साथ जी जो यूएनओ में इस पैलेस्टीनियंस के लिए एक स्पोर्ट इकट्ठी हो रही है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है इस आर्टिकल में। और वो बताता है किस तरह से हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो जी छुप के बैठे हुए हैं कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। और इसराइल को भी वो याद दिलवाना चाहता है कि किस तरह से हिटलर ने उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन किया था, और अब उनको भी चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें और अपने उस अंजाम से सीखें, हिटलर के अंजाम से सीखें। होपफुली जी ये जो 3 आर्टिकल थे ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।